दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। गोनू झा और जीवनदायिनी पहेली अकबर बीरबल से ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार गोनू झा मिथिला से अपने गांव जा रहे थे। पैदल का रास्ता था तो उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ता था। रास्ते में खाने के लिए उनके पास थोड़ा सत्तू और लड्डू थे। उस दिन कड़ी धूप पड़ रही थी। गोनू झा पसीने से तरबतर थे। रास्ते में एक सुंदर जलाशय पड़ता था जिसके आसपास सैकड़ों छायादार वृक्ष थे। से मनोरम स्थान किसी भी पथिक की थकान को दूर करने में सक्षम थे। जब गोनू झा वहां पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपना गमछा एक वृक्ष के नीचे बिछाया और लेट गए। उनका विचार था कि पसीना सूखने के बाद वह स्नान करेंगे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई और वह काफी देर तक सोए। उसके बाद उन्होंने जागकर स्नान किया और फिर लोटे में पानी भरकर सत्तू घोले। फिर थैले में से 2 लड्डू निकालकर सामने रखे। अभी वह खाने ही जा रहे थे कि सामने से एक थकाहारा पसीने से लथपथ लड़खड़ाता पथिक आता दिखाई दिया। उन्होंने अभी खाना टाला और पथिक की ओर देखने लगे। आने वाला पथिक शाही वस्त्रों से सुसज्जित युवक था। आओ भाई, बहुत दूर से पैदल आ रहे लगते हो, गोनू झा ने अपंत्व से कहा। आओ बैठो, पहले पसीना सुखा लो। आहा, कितना रमणीय स्थल है। आगंतुक ने चैन की सांस ली। जब उसका पसीना सूख गया तो गोनू झा ने उसे सत्तू पीने को दिया जिसे उसने बड़ी कृतज्ञता से पिया। तब दोनों का आपस में परिचय हुआ। संयोग से नाम से दोनों एक दूसरे से परिचित थे। आपका बहुत नाम सुना है पंडित जी। आगंतुक, जो मगध का राजकुमार चंद्रदत्त था, बोला। मगध के दरबार में आपकी विद्वता की चर्चा होती रहती है। धन्य है मिथिला जहां आप जैसा मनीषी जन्मा। राजकुमार, प्रभु की कृपा से मुझे आप सबका सम्मान प्राप्त है और मैं इसके लिए सदैव प्रभु का आभारी हूँ। गोनू झा बोले, अब आप बताएं कि आप इस जंगल में पैदल कहाँ से चले आ रहे हैं। पंडित जी, मैं अपने अश्व पर सवार कुछ साथियों सहित आखेट पर निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं साथियों से बिछुड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया था। मैं उसके पीछे था। हिरण तो गुम हो गया था और मैं एक सरोवर देखकर रुक गया। मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मैंने अश्व को पानी के लिए छोड़ा, पर उस जलाशय में एक विशाल मगरमच्छ था जिसने मेरे घोड़ को दबोच लिया। ओह बेचारा घोड़ा! मैंने बहुत प्रयास किया पर घोड़े को न बचा सका। चंद्रदत्त उदास स्वर में बोला। हारकर मैं वहां से चल पड़ा और यहां आ पहुंचा। बहुत कष्ट पाया राजकुमार। खैर, सब प्रभु की इच्छा से होता है। अब आप कुछ खा लीजिए। गोनू झा ने बड़े प्रेम से चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू निकाले और खाने के बाद पानी पिया। तत्पश्चात दोनों लेट गए और बतियाने लगे। चंद्रदत्त अपने राज्य के विषय में बता रहा था। अचानक गोनू झा की दृष्टि सरोवर किनारे बैठे एक कौए पर पड़ी। कौआ विचित्र हरकत कर रहा था। वह अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था। बार बार पानी में चोंच भिगोता और पत्थर पर घिसता। अचानक गोनू झा के उद्गार फूट पड़े। घिसता है, रुक रुक लगता पानी। तेरे मन की बात कालिया, मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रदत्त ने आश्चर्य से गोनू झा को देखा। अरे पंडित जी, असमय और अकस्मात कविता पाठ! आप तो कवि भी हैं। सत्य ही आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। अरे राजकुमार जी, मैं कवि नहीं। मुझे तो उस कौए की चतुराई देखकर अनायास ही यह पंक्तियां याद आ गई। फिर भी यह रचनात्मकता का अनूठा दृश्य है। और आपकी पंक्तियां भी तो बिल्कुल सटीक और अर्थपूर्ण है। कृपा करके पुनः दोहराएं। मैं इन्हें याद रखना चाहता हूं ताकि स्मरण रहे कि कभी आपसे भेंट हुई थी।
गोनू झा ने पंक्तियां दोहराई जिन्हें चंद्रदत्त ने रट लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग चल पड़े। चंद्रदत्त मगध पहुंचा तो उसने गोनू झा की वह पंक्तियां एक दीवार पर लिख ली और यदाकदा उन्हें गुनगुनाता रहता। उसे उन पंक्तियों में कवि की दृष्टव्य कल्पना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। किस प्रकार एक कौए को कौतुक करते देख कल्पना ने सुंदर पंक्ति रच दी थी। चंद्रदत्त एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार था। मगध का भावी राजा था। मगध नरेश अब वृद्ध थे कि शीघ्र ही चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर सौंप दी जाए, परंतु यह कार्य खुशी से संपन्न न हो सका। मगध नरेश का आकस्मिक निधन हो गया। युवराज चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उधर कुछ कुटिल मंत्रियों ने मगध की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच दिया। वे नए राजा चंद्रदत्त की हत्या की योजना बना चुके थे। राज्य का शाही हजजाम गोपाल नाई भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। गोपाल, यही उचित समय है कि हम मगध में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय हमने बड़े घोटाले किए हैं। अब चंद्रदत्त को उनके बारे में पता चल गया तो हमें कारागार में डाल देगा। वह बहुत दूरदर्शी और युवा राजा है। प्रजा पर उसका प्रभाव भी है, षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए शीघ्र ही उसे परलोक के लिए विदा कर देना चाहिए। आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, काला भुजंग गोपाल नाई बोला, जल्दी ही मुझे चंद्रदत्त की सेवा में जाना होगा। वहां मैं उसकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पैना उस्तरा एक झटके में हमारी समस्या दूर कर देगा। शाबाश, हम तुझे इतना पुरस्कार देंगे कि तूने कल्पना भी न की होगी। अब मैं चलता हूं। किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। गोपाल नाई वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ परंतु व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चंद्रदत्त नए नए नियम बना रहा था। वह सब भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहता था। और एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को बुला भेजा। गोपाल नाई तो बहुत प्रसन्न हुआ। इस अवसर की प्रतीक्षा में तो वह कई दिनों से था। आज उसका और उसके साथियों का मनोरथ पूरा हो जाएगा। यह सोचकर वह कुटिल नाई अपने पैने उस्तरे को लेकर राजमहल पहुंच गया जहां चंद्रदत्त उसकी प्रतीक्षा में था। महाराज की जय हो। कई रोज बाद सेवक को याद किया। समय का अभाव है गोपाल। राज्य में कुछ अराजक लोगों ने भीतरी उत्पात कर रखा था। सबको उसका दंड देकर ही चैन आएगा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि वे कृतघ्न कौन हैं? हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। तुम जरा शीघ्र अपना कार्य करो। गोपाल ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगाया और अपने पत्थर पर उसे घिस घिस उसकी धार तेज करने लगा। तभी वहां एक गुप्तचर आया जिसने राजा चंद्रदत्त से गुप्त मंत्रणा की और चला गया। गोपाल नाई कुछ सुन तो नहीं पाया पर उसे शंका हो उठी। उसे अपना कार्य शीघ्र कर देना चाहिए। उसने अपने उस्तरे की धार देखी और उसे पानी में भिगोकर पुनः घिसा। घिसता है रुक रुक लगाता पानी। तेरे मन की बात कालिया, मैंने सब कुछ जानी। चंद्रदत्त अनायास ही कह उठा। नाई के हाथ से उस्तरा छूट गया। वह कंपा उठा। उसे लगा कि अभी अभी गया गुप्तचर उसके ही बारे में कुछ कहकर गया है और राजा को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके प्राण नहीं बचने वाले। मृत्युदंड निश्चित है। वह तत्काल उस्तरा छोड़कर राजा चंद्रदत्त के पैरों से लिपट गया और बिलख पड़ा। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं लालच में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया और मैं षड्यंत्रकारियों के साथ हो लिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी शीघ्र जान जाएंगे। राजा चंद्रदत्त उस स्थिति पर हक्के बक्के थे। उठ और सब कुछ साफ साफ बता, चंद्रदत्त ने कहा।
महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण लेने आया था, परंतु आप जान गए। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। क्षमा चाहता है तो शीघ्र अपने सभी साथियों का नाम बता। नाई ने तोता की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सारे शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई ने साक्षी बनकर सबका भेद खोल दिया। चंद्रदत्त ने सबको बंदीगृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। और जब वह सारे कार्यों से निवृत्त हुआ तब सोच में पड़ा। आज एक कविता ने उसे जीवन ही नहीं दिया था, बल्कि उसके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया था। वह कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उसका हृदय गोनू झा के प्रति कृतज्ञता से भर उठा और वह उनके दर्शन को लालायित हो उठा। और अगले ही दिन चंद्रदत्त अपने कुछ विश्वसनीय साथियों सहित घोड़ों पर सवार होकर गोनू झा के गांव भरौरा चल पड़ा। जब मगध की शाही सवारी गोनू झा के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया। गोनू झा ने मगध नरेश और उनके साथियों का भरपूर स्वागत किया। फिर मगध नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों एकांत में पहुंचे। पंडित जी, यह तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु यह मुझे अब पता चला कि आप कोई अलौकिक आत्मा हैं। चंद्रदत्त साभार बोला, आपकी वह कविता मात्र आपका उद्गार न थी, बल्कि भविष्य की चेतावनी थी। आज उसके कारण मैं आपके समक्ष जीवित हूँ। मैं समझा नहीं महाराज, गोनू झा मुस्कराए। तब चंद्रदत्त ने अपने साथ घटे घटनाक्रम को सुनाया। गोनू झा भी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, यह मां काली की असीम अनुकंपा आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि इसका श्रेय आप मुझे दे रहे हैं। पंडित जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप जैसे परम विद्वान के अल्पसमय के सानिध्य ने मेरा जीवन भी बचाया और मेरे शत्रुओं का भी सफाया किया। यह सब ईश्वर का चमत्कार है। पंडित जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आदेश करें मगध नरेश। आप मेरे साथ मगध चलें। मैं आपको अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाकर मगध की प्रगति का स्वप्न देख रहा हूं। महाराज, आपका यह सम्मान मुझे अभिभूत कर गया, परंतु मैं आपकी यह सेवा करने में असमर्थ हूं। मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला का ऋणी हूं और उसका ऋण तो उसकी सेवा द्वारा चुकाना होगा। मुझे अन्य कोई आदेश करें। धन्य है मिथिला, जहां आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मैं आशा करता हूं कि आप एक विद्वान होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर मुझ नए शासक का मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। अवश्य राजन, यह मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा चंद्रदत्त भावभीनी विदा लेकर और गोनू झा को ढेरों उपहार देकर मगध को लौट गए। सारा गांव आश्चर्यचकित भी था और गर्व से फूला जा रहा था कि उनके गोनू झा की ख्याति मगध तक फैल गई थी। और गोनू झा की पत्नी तो से पति को पाकर अति प्रसन्न थी ही। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। दो गोनू झा और पड़ोसी का बछड़ा। दोस्तों, गोनू झा का एक पड़ोसी था। उसका नाम गोनूरा था। गोनूरा एक सीधा सादा युवक था। वह बहुत गरीब था, जो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। कुछ दिनों बाद गोनूरा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी सोनावती एक सुंदर और सुशील स्त्री थी। गरीब गोनूरा अपनी सुंदर पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती थी। वह इसी सोच में दुबला होता जाता था। आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? एक दिन सोनावती ने पूछा। सोना, गोनूरा ने उदासी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा।
मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से, वस्त्रों से नहीं सजा पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिन आभूषण और प्रसाधनों का अधिकारी है, वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। नाथ, यह आप क्या सोच रहे हैं? सोनावती ने प्रेम से कहा। स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर होता है। उसका सुख तो उसके स्वामी के होठों के हंसी में होता है। आप अकारण स्वयं को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत प्रसन्न हूँ और संसार के सब सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में प्राप्त हैं। गोनोरा अपनी पत्नी की बातों से जरा संतुष्ट तो हुआ, पर उसके अंदर यह कसक अभी भी थी, पर वह क्या कर सकता था। खाने पीने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। अंदर ही अंदर कुर्ता गोनोरा अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थाका हारा आता। सोनावती को देखता तो मुरझा जाता और जाने क्या क्या सोचने लगता। एक बार करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। गोनूरा अपने साथियों के साथ एक महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। दोपहर को सब पेड़ के नीचे बैठे थे। यार, ये करवा चौथ भी ना भाई जेब ढीली करने आता है। गणेश ने कहा, मेरी बीवी इस बार जरी की साड़ी मांग रही है। बीवी तो मेरी भी साड़ी मांग रही है, मोहन बोला। मैंने तो 4 महीने से पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, अब साड़ी लेने जाऊंगा। भाई, बीबी को साल में इस दिन ही साड़ी मिलती है, साधुराम ने कहा। गोनूरा चुपचाप वहां से खड़ा हो गया और फावड़े से जा लगा। उसके दिमाग में अभी भी सोनावती की तस्वीर घूम रही थी। इस करवा चौथ पर सबकी बीवियां नई साड़ी पहनेगी। गणेश की कालीक्लूटी बीवी जब नई साड़ी पहनकर निकलेगी तो उसकी हूरसी बीवी फटी पुरानी साड़ी में कैसा महसूस करेगी। गोनूरा की आंखों में आंसू आ गए। अचानक गोनूरा को एक उपाय सूझ गया। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। अगर उसे पैंठ में बेच दे तो निश्चय ही एक अच्छी साड़ी की कीमत में बिक जाएगा। फिर वह भी अपनी सुंदर पत्नी को करवा चौथ पर नई साड़ी में देख सकेगा। यह विचार आते ही उसने उसी दिन महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। अगले दिन सुबह सवेरे वह बछड़े को लेकर चल पड़ा। कहाँ जा रहे? सोनावती ने पूछा। इस बछड़े को बेचने जा रहा हूं। क्यों? सी क्या जरूरत आ पड़ी? वह चौंकी। है कोई जरूरत? आकर बताता हूं। सोनावती ने ज्यादा कुछ न पूछा। वह रात से ही देख रही थी कि उसका पति किसी उलझन में है। गोनूरा चाहता था कि वह साड़ी लाकर पत्नी को देगा तो वह कितनी खुश होगी। उसका वही खुशी भरा चेहरा तो वह देखना चाहता था। वह चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बकरी चराने वाला मिला जो अपनी 3-4 बकरियों को चरा रहा था। उस गडरिये ने गोनूरा को देखा। अरे भई, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? गडरिया बोला। तुम्हारी आंखों में कोई खराबी लगती है। गोनूरा ने हंसकर कहा, इतना सुंदर और तंदुरुस्त बछड़ा तुम्हें बकरा नजर आ रहा है। खराबी मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में लगती है। साफ दिख रहा है कि यह बकरा है। तुम कहीं भांग तो नहीं पी आए? गोनूरा उलझन में पड़ गया। उसने बछड़े को देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है, गडरिया बोला। अच्छा, सा करते हैं कि किसी और से पूछ लेते हैं, फिर तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ, गोनूरा धीरे से बोला। उसे खुद शंका हो रही थी। गडरिया और गोनूरा बछड़े को लेकर आगे चल दिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी हुक्का गुड़गुड़ाता मिला। अरे भई, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़ा बोला। अब गोनूरा को कोई शक न रहा कि उसका बछड़ा किसी भूत प्रेत के साए में आ गया था और बकरा बन गया था। इस बकरे को बेचते हो? गडरिये ने पूछा। मेरे पास 4 बकरियां हैं, एक बकरा भी होना चाहिए न? तुम दे जाओ।
अब यह तो तुम जान ही चुके हो कि यह बछड़ा नहीं बकरा है। यह बूढ़ा आदमी झूठ थोड़े ही बोलेगा। ठीक कह रहे हो, गोनूरा उदास हो गया। तो बेचोगे? बेच दूंगा। बेचने ही ले जा रहा था। ठीक है। क्या मांगते हो? 60 रुपया दे दो। ठीक है। क्यों बाबा, क्या कहते हो? 60 रुपया। हाँ भाई, ठीक ही मांग रहा है। पर शून्य का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। 60 में से शून्य तो निकालनी पड़ेगी, बूढ़ा बोला। फिर तो बचा 6 रुपया। यह लो भई। यह क्या? गोनूरा हक्का बक्का रह गया। अब रख भी लो भई, बूढ़ा बोला, सौदा तो हो ही गया है। अब बात से पीछे हटना तो मर्द का काम नहीं। गोनूरा 6 रुपए लेकर दुखी मन से चल पड़ा घर की ओर। वह क्या जानता था कि उसे दो ठगों ने बड़ी चतुराई से ठग लिया था। वह बुरी तरह टूट गया था। बस जोर से रोने का दिल कर रहा था। घर पहुंचा और पस्त होकर बैठ गया। क्या क्या हुआ? इतना थकेत के क्यों हो? सोनावती घबरा गई और गोनूरा के धैर्य का बांध टूट गया। वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा। सोनावती ने उसे बच्चे की तरह भुजाओं में भर लिया। क्या हुआ? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? वह घबराकर पूछने लगी। तब गोनूरा ने सारी बात बता दी। सोनावती अपने पति के प्रेम पर बलिहारी हो गई और भोलेपन पर मुस्कराई। उसके पति को ठगों ने ठग लिया था। अब उसे गोनू झा से ही मदद मांगनी चाहिए। आप फिक्र क्यों करते हैं? सोनावती बोली, आपको सीधा और भोला जानकर उन ठगों ने आपको ठग लिया है। पर उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में उनसे भी शातिर लोग हैं। आप गोनू झा के पास चलें। वही हमें बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। गोनूरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। फिर दोनों जने गोनू झा के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इस दुनिया में से लोग बहुत हैं जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कला जानते हैं और भोले भाले लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तुम चिंता मत करो गोनूरा। कल मेरे साथ चलना, गोनू झा ने कहा। अगले दिन सवेरे ही दोनों चल पड़े। गोनूरा ने रास्ते में वह जगह दिखाई जहां गडरिया बकरी चरा रहा था। फिर वह जगह भी, वहां बूढ़ा पंच मिला था। आज वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है। गोनूरा उदास हो गया। यहां कौन होता? यहां उनका घर थोड़े ही है। आओ हम मेले में चलते हैं। वहां शायद दोनों ठग मिल जाएं। दोनों मेले में पहुंचे। सैकड़ों पशु मेले में थे। लोग मोलभाव कर रहे थे। पशुओं को जांच परख रहे थे। वे दोनों भी घूमने लगे। पंडित जी, वह रहा मेरा बछड़ा, एकाएक गोनूरा उत्साह से बोला, और वे दोनों भी वहीं हैं। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। जब मैं इशारा करूं तो आ जाना। गोनू झा उन ठगों के पास पहुंचे और बछड़े को इधर उधर से देखने लगे। दोनों ठगों ने उन्हें ग्राहक जाना। बड़ा प्यारा खरगोश है भाई। कहां से पकड़ लाए? गोनू झा बोले। खरगोश बुढ़ा भड़क गया। इतना लंबा चौड़ा बछड़ा तुम्हें खरगोश दिखाई देता है? मती मारी गई है तुम्हारी, या भांगद तूरा खा गए? बछड़ा? यह बछड़ा है? लगता तो नहीं। अरे पागल आदमी, आगे बढ़। क्यों भई? इस खरगोश को बेच नहीं रहे? अरे देखो तो सही, कैसा अजीब आदमी है। चल भाग, बूढ़ा चीखा। बूढ़े की चीख सुनकर आसपास कई लोग जमा हो गए। क्या बात है भई? भाई, मैं इस बछड़े को खरीदना चाहता हूं, पर यह बाबा गुस्सा कर रहे हैं। अरे जब बेचना ही नहीं था तो बाजार में क्यों लाए? गोनू झा बोले। यह हमारे बछड़े को खरगोश बता रहा था, युवा ठग बोला।
भाई वाह, तुम भी कमाल करते हो। तुम इसे बकरा बता सकते हो और मैं खरगोश भी नहीं कह सकता। कीमत बोलो इसकी। हाँ हाँ बोलो, कई और लोगों ने कहा। ठगों को खतरे की गंध आने लगी थी। 200 रुपया है इसकी कीमत, बूढ़ा जल्दी से बोला। अच्छी बात है। अब गणित में शून्य का तो कोई अर्थ होता ही नहीं। सा तुम्ही ने कहा था। तो 200 में से दोनों शून्य निकालो। बचा 2 रुपया। लो और बछड़ा मेरे हवाले करो। गोनू झा ने 2 रुपए निकाले। अरे यह क्या कह रहा है लोगों? ये हमें ठगना चाहता है। और तुम जो किसी को ठग कर लाए हो। आओ गोनूरा, आकर सबको बताओ कि इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। गोनूरा दौड़कर आया। दोनों ठग घबरा गए। अब उनकी पोल खुलने वाली थी। दोनों भागने को हुए तो भीड़ ने पकड़ लिया। बताओ क्या बात है? एक पहलवान ने पूछा। दोनों ठगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। फिर तो भीड़ ने दोनों में इतनी मार लगाई कि उन्हें नानी याद आ गई। कोई वहां सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों को सारी बात बताई गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोनूरा को उसका बछड़ा मिल गया, जिसे उसी समय गोनू झा ने एक व्यापारी को 200 रुपए में बेच दिया। गोनूरा की आंखें छलक उठीं। उसने कृतज्ञता से गोनू झा के चरण पकड़ लिए। फिर वे दोनों गांव की तरफ वापस चल पड़े। गोनूरा बहुत खुश था। अब वह अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी भी खरीद सकता था और अन्य सौंदर्य प्रसाधन भी। सोनावती ने जब जाना कि गोनू झा की कृपा से उसका बछड़ा मिल भी गया और अच्छे दामों में बिक भी गया तो वह बहुत खुश हुई। वह गोनू झा की प्रशंसा सारे गांव में करती फिर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 पंडित, नाई और गोनू झा, नई मजेदार कहानी। गोनू झा के गांव में फेरन मिश्र नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। गोनू झा से उनके अच्छे संबंध थे। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा बांचने जाना था। कथा एक सेठ के घर थी जहां से भारी दक्षिण मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार तो जरूर ही सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी माल बटोर लाते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव रंगीला था। सजधज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं भी होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सजधज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर, उस दिन कथा में जाने पहले मिश्रा जी ने चेहरे पर आ रही दाढ़ी मूंछों को हटाने के इरादे से जोरावर नाई को बुला भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा काया, पर यह भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ नहीं देंगे। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वह अनमनासा अपने औजार लेकर मिश्रा जी के यहाँ पहुंचा। आजा जोरावर, मिश्रा जी चहककर बोले, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी दमक उठे। कहीं कास्ट और जाना लगता है महाराज? जोरावर ने पूछा। यही समझ ले। समझ कि मैं दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा, मिश्रा जी ने कहा। जोरावर जानता था कि वह मिश्रा जी का अचूक नुस्खा है। कह देने भर से ही खुश कर देने वाले आदमी थे। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा। 2-4 लोग और वह आ बैठे। बढ़िया सी कारीगिरी दिखाना बेटा, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। आसपास बैठे लोग होंठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? जोरावर बोला, आज तक तो आपकी जेब से दमड़ी मिली नहीं, आज ही क्या जरूरत है? पंडित जी ने घूरकर जोरावर को देखा। अबे नाई, आज देखना।
आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा। मिश्रा जी ने अकड़कर कहा। कुछ? पक्की बात? जोरावर की भवन तन गई। पक्का। 5 पंचों के बीच की बात है। कुछ तो तुझे मिलेगी ही। जोरावर कुटिलता से मुस्कराया। कहते हैं कि नाई में 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को भड़ी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूंछों को साफ किया और दर्पण मंगाकर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वह अपनी उम्र से 10 बरस कम लगने लगे थे। प्रसन्न भय महाराज? जोरावर ने पूछा। हाँ भई, काम वाकई अच्छा किया तूने। मांग ले कुछ। कुछ ही दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया न महाराज। कुछ का क्या मतलब? मिश्रा जी सकपकाए। ये तो आप जाने। आपने ही कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा मुझे तो कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं। पंचों के सामने कुछ जरूर दूंगा कहा है आपने। मुकर तो नहीं सकते। अबे क्या अंटशंट बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया 5 रुपया 10 5 सेर धान। कुछ तो बक। 500 रुपया। क्या बक रहा है? मिश्रा जी भड़के। या तो कुछ दीजिए या 500 रुपया दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाइए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काठ का उल्लू बने रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपया मांगता है। दोनों ही चीजें देना असंभव था। मिश्रा जी पसीने पसीने हो चले। फिर नहा धोकर धंधे पर चल पड़े। पर सारे रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग से टकरा रही थी। क्या भरोसा उस नाई का? कहीं पंचायत ही न बिठा दे। सब किरकिरी हो जाएगी, पर 500 रुपए देना तो बड़ा मुश्किल काम था। मिश्रा जी जैसे तैसे कथा में तो पहुंचे, पर आज उनकी वाणी में न तो पहले जैसा ओज था और न सरसता। परिणाम यह हुआ कि चढ़ाव कम रहा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कल्पते नाई को कोसते घर की तरफ लौटे। अभी गांव के पास ही पहुंचे थे कि पलटन झा मिल गए। प्रणाम महाराज। इका झाड़ पाल लिया? पलटन झा ने पूछा। क्या? क्या हुआ? पंडित जी का दिल पसलियों से टकराया। उस ससुरा नौवा सारे गांव में कहत फिरत है कि आप पर पंचायत करेगा। शिव शिव। झा जी, इस छत्तीसे ने तो मुझे फंदे में डाल दिया। हुआ क्या? मिश्रा जी ने सारी बात बताई। झाड़ तो ससुरा कंटीला है मिश्रा जी। नौवा चालाक है। आप तो दुई तरफ से फंसे हो। पलटन झा ने गंभीर मुद्रा से कहा। अब मैं क्या करूं? पंचायत में तो मिट्टी खराब हप जाएगी। 500 रुपया देने होंगे। अरे इतना रुपया मेरे पास कहाँ रखा है? मिश्रा जी कलप उठे। नहीं रखा तो भुगत लीजिए। पलटन झा हंसकर चले गए। अब तो मिश्रा जी और भी परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे। कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में? आज घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ेंगे। आज तक तो कभी पढ़ी न थी। औरों की कुंडली बांटकर अपनी पोटली बांध लेते थे। एक छोटी जाति का नाई आज जैसे कालसर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात यह थी कि उसका कोई निवारण भी नहीं सूझ रहा था।
डर यह भी था कि घर पर मिस्राइन की चकचक सुनने को मिलेगी। वह ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। यह सोचकर तो मिश्रा जी का दिमाग और भी भन्ना गया। मिस्राइन के व्यंग्य बाणों की एक झड़ी तो उनकी आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करे? अचानक गोनू झा का नाम दिमाग में कौन था? आहा, एक वही आदमी ऐसा है जो उन्हें इस विपत्ति से बचा सकता है। उसकी बुद्धि के तरकश में अवश्य ही कोई तीर ऐसा होगा जो उस नाई को चित्त कर देगा। बस फिर क्या था? मिश्रा जी ने फौरन गोनू झा के घर का रास्ता पकड़ा। अब एकमात्र भी सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह बातें सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोनू झा बोले। मेरी प्रतीक्षा? भैया, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा। पता था, जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको आना ही था। फिर तो यह भी बता दो भैया कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही कि बिना समाधान के समस्या नहीं होती। जिस समस्या का कोई समाधान न हो तो वह समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। यह तो ठीक कहते हो गोनू झा, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मिश्रा जी गिड़गिड़ा उठे। मिश्रा जी, बेफिक्र रहिए, कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाई को ऐसा सबक दूंगा कि साड़ी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित न हो। आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। आप बस इतना करें। गोनू झा ने समझाया। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा को धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाई मिल ही गया। मिश्रा जी मुस्कराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया आपने? नाई ने पूछा। विचार क्या? वादा किया है पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा। तू भी क्या याद करेगा? गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर मेरे फंदे से वह भी आपको न निकाल सकेंगे। जोरावर चुनौती देने वाले भाव में बोला। बेटा, पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चले गए। जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने क्या सिखा दिया जो मिश्रा जी इतना निर्भय हो गए। सुबह तो वह उनके तोता उड़ाकर लौटा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रात भर जोरावर न सोया। उसने बहुत दिमाग लगाया कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठ गई। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा और नाई के बीच वही बातें हुई थी। अब या तो मुझे मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के रूप में 500 रुपया देने का आदेश दिया जाए, जोरावर बोला। बात 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक गिलास पानी तोला। बड़ी प्यास लगी है, गोनू झा बोल। जोरावर शंकित तो था पर कुने से एक गिलास पानी लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस गिलास नाई को थमाया। अभी पकड़, फिर पिता हूं। गोनू झा बोले। हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वायदा किया था जो कि आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, जब मैंने वादा किया था तो क्यों व्यवस्था न करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली थी, पर आज सुबह वह मेरी जेब से कहीं गम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा ही।
कितना समय लगेगा? लगभग 1 माह। क्यों भाई जरोवर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकता है? सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिली तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? जोरावर बोला। बात तेरी भी ठीक है मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहा गुम कर दिया। क्या पता सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और दिशा मैदान गया था। फिर तो मिश्रा जी। गोनू झा ने कहा, ला जोरावर पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा गिलास गोनू झा की तरफ बढ़ाया कि ठिठक गया। गिलास के पानी में कुछ गिर गया था। पानी पीने लायक न रहा था। झा जी, इसमें तो कुछ गिरा गया है और भर कर लता हूं, वह बोला। अबे क्या गिर गया? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे कुछ गिरा है तो मेरा होगा। मिश्रा जी चीख पड़े। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था। शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन्न रह गया। निकाल ले भाई जोरावर। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, तेरा कुछ मिल गया है। पंचों को भी फारिंग कर। मगरमगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब अगरमगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था और अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी की गिलास में कुछ गिरा है। यह कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया ही था कि उनका कुछ जो तुझे देना था गम हो गया है। जोरावर चुप। वह फंस तो गया ही था। अब उसे समझ आया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान न थे बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में प्रवीण थे। उसे उन पर क्रोध आ रहा था जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फंसे शिकार को उसके हाथ से निकल दिया था। पर वह क्या कर सकता था? जाति का नाई ही तो था। उसने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने घर चली गई और सब गोनू झा की तारीफ की पुल बांध रहे थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चार पासा पलट गया बहुत मजेदार कहानी। सेठ एक बड़ा भोज कर रहा था। गोनू झा सहित अन्य दरबारी और मंत्री भी निमंत्रित थे। अन्य न्योथारी आधम के, किंतु गोनू झा का अतापता नहीं। उनकी तलाश होने लगी। एक दरबारी ने कुछ खुसुर फुसुर कर सेठ से कहा, सेठ जी, गोनू झा की प्रतीक्षा में हम लोगों को क्यों देर कर रहे हैं? वह तो आज के दिन अन्नजल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, साथ निभाने के लिए वह कभी भी बैठ जाएंगे। तब तक गोनू झा पहुंच गए। उनके पत्तल पर कुछ परोसने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि धोखे से भी मुंह में चला गया तो पाप का भागीदार सेठ क्यों बनता। अन्य न्योथारियों के पत्तल भांति भांति के व्यंजनों से भरे थे, किंतु गोनू झा का पत्तल खाली। वह मांगे भी तो कैसे? क्योंकि मुंह देखकर पत्तल छोड़ा गया था, इसलिए निर्विकार का स्वांग भरे बैठे सब कुछ देखते रहे। परोसना खत्म हो गया। वह दरबारी गोनू झा से व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, पंडित जी, भोजन शुरू कीजिए, आप ही से शुरुआत हो। इन्हें काटो तो खून नहीं। भोज के कारण बेचारे दिन भर भूखे रहकर पेट को सहलाते रहे थे और यहाँ चारों तरफ तरह तरह के व्यंजन परोसा देख जीभ लार टपकाने को आतुर थी। गरम गरम भात दाल पर कड़कते घी के टघार की खुशबू जठराग्नि को और भड़का रही थी। फिर भी बिना विचलित हुए उन्होंने कहा, मैं ठहरा पंडित, इसलिए मुझे इस पत्तल पर नहीं परोसा गया। जिन पत्तलों को कुत्तों ने चाट रखा है, उन पर मेरे जैसा पंडित कैसे भोजन कर सकता है? छह छह। सभी चौंके, क्या हम लोगों के पत्तलों को कुत्तों ने चाटा है? गोनू झा ने दृढ़ता से कहा, और नहीं तो क्या? इसलिए तो मैंने मना कर दिया था। जिस नाद में इन्हें धोया गया, उसमें भी कुत्ते बैठे थे और कुत्तों ने पानी में क्या क्या किया, उसकी चर्चा मैं यहाँ क्या करूं? यह सुनते ही न्योथारी भड़क गए। सब अपने पत्तल छोड़ भला बुरा कहते और भांति भांति के शाप देते चल पड़े।
भोज का नजारा ही बदल गया। सेठ हक्का बक्का, किस किस को रोके। अंत में गोनू झा का ही ध्यान आया और वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पंडित जी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। न्योथारी भोजन किए बिना जा रहे हैं। मैं घोर पाप का भागी बनूंगा। क्या आपने सच में देखा था? उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, तभी तो मेरे जैसे पंडित के पत्तल पर कुछ नहीं परोसा गया है। सेठ चौंकते हुए बोला, महाराज मुझे तो आपके ही साथी ने कहा था कि आज के दिन आप अन्नजल ग्रहण नहीं करते हैं। भेद खुला। गोनू झा ने हाथ लगाकर सभी को रोका। उनके पत्तल पर नहीं परोसने के लिए सेठ ने उनसे माफी मांगी। उस दरबारी की चाल का भंडाफोड़ हुआ। फिर सभी अपने अपने पत्तल पर बैठे। गोनू झा के पत्तल पर विशेष रूप से परोसा गया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 गोनू झा अपने भांजे रामकिशन को साथ लेकर हाट बाजार करने जा रहे थे। रास्ते में मिठाई की एक अच्छी दुकान दिखी। उसमें छन छन जलेबियां छनते और पाक में डुबो डुबोकर परात में निकलते देख रामकिशन की जीभ से पानी टपकने लगा। ग्राहक मक्खियों की भांति आसपास मंडरा रहे थे। पैसे वाले गर्मागर्म जलेबियां टपाटप मारे जा रहे थे। रामकिशन ललचाई दृष्टि से कभी जलेबियां तो कभी ग्राहकों को देखते हुए सोच रहा था कि मामा खाने के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तब तक गोनू झा पान की दुकान के पास खड़े थे। अंततः भांजे को रुलाई आने लगी। मामा ने चौंकते हुए पूछा, रामकिशन क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? उसने दुखी स्वर में कहा, मामा भूख लगी है। गोनू झा ने सहजता से पूछा, जलेबी खाओगे? जो रोगी को भाए सो वैदा फरमाए। उसने दोनों हाथों से आंखें मलते हुए झटपट हामी भर दी। गोनू झा ने उसे एकांत में ले जाकर कहा, रामकिशन उस दुकान में तुम इच्छा भर मिठाइयाँ खा लेना और रुपए मांगने पर कहना कि पहले ही दे चुका हूँ। अगर झंझट करे तो मुझसे गवाही दिला देना, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि मुझसे अपरिचित जैसा व्यवहार करना। इच्छा भर मिठाई खाने के बाद जब रामकिशन दुकान से विदा होने लगा तो दुकानदार ने रुपए मांगे। वह झट से बोला, पहले ही दे चुका हूं। बात बढ़ने लगी। दोनों में तू तू मैं होने लगा। तब तक राजा का सिपाही वहां पहुंच गया। सिपाही ने शांत करते हुए कहा, बोलो पैसे देते किसी ने देखा है? रामकिशन सिपाही को देखकर डर गया था। उसने गोनू झा की ओर इशारा कर दिया। गोनू झा ने पास जाकर सिपाही से कहा, सिपाही जी इस बेचारे को पैसे देते मैंने देखा है, पर कितने दिए यह नहीं जान सका हूं। सिपाही ने दुकानदार को डांटते हुए रामकिशन को भगा दिया। अब गोनू झा ने सिपाही से कहा, सिपाही जी मेरा क्या होगा? सिपाही ने चौंकते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है? गोनू झा ने घबराए हुए कहा, उसे पैसे देते तो मैंने देखा था, पर मैंने जो दिए वह तो किसी ने नहीं देखा है, इसलिए डर हो रहा है कि यह बेईमान दुकानदार मेरे साथ भी कहीं वैसा ही न करे। दुकानदार पहले अवाक और फिर गुस्साते हुए बोला, आपने कब पैसे दिए? गोनू झा ने सिपाही की ओर मुखातिब होते हुए कहा, लीजिए जिसका भय था वही हुआ। सिपाही ने दुकानदार को भला बुरा कहते गोनू झा को भी दुकान से निकाल दिया। हलवाई माथा पिटता रह गया। आगे जाने पर भांजे ने मामा से पूछा, मामा हमने उसके साथ चालबाजी क्यों की है? गोनू झा ने गंभीर होते हुए कहा, रामकिशन हमने कुछ भी अनुचित नैतिक नहीं किया है। मैंने 1.5 वर्ष पूर्व उसके यहाँ एक लोटा बंधक रखा था और साल भर बाद पहुंचा तो वह साफ मुकर गया। उस समय तो मैं मन महसूस कर रह गया, लेकिन आज उसी का बदला लिया है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्र को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।